बिहार में सब कुछ बेहाल है। मरीजों का हाल बेहाल है, अस्पतालों में डॉक्टर बेहाल हैं, अस्पतालों में नर्स बेहाल हैं, स्वास्थ्यकर्मी बेहाल हैं। नहीं कोई बेहाल है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कोरोना काल में वे लोगों से संवाद नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो लोग संवाद बना रहे हैं, जो लोग सच सामने ला रहे हैं, सरकार उनसे नाराज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। कोरोना काल में नीतीश सरकार की नाकामी गिनवाना एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कोविड के लिए डेजिग्नेटेड अस्पताल बनाया गया है खासकर कोविड के लिए, तो उनकी नाकामी गिनवाना सरकार की उसके अधीक्षक को महंगा पड़ा। केंद्रीय टीम आई थी बिहार के दौरे पर। केंद्रीय टीम के सामने एनएमसीएच के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। नीतीश सरकार ने उन्हें अब अपने पद से हटा दिया है। कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने एनएमसीएच का दौरा किया था। निर्मल कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य सेवाओं का सच सामने रखा और इसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा। एनएमसीएच अधीक्षक ने कहा था कि अस्पताल में 447 बेड हैं, लेकिन 166 पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। इससे समझा जा सकता है बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, कोरोना से लड़ने की सरकार की तैयारी और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सच को उघाड़ती है ये तस्वीर। मरीजों का इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार को डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा का सच पसंद नहीं आया। केंद्रीय टीम के लौटते ही एनएमसीएच अधीक्षक को पद से हटा डाला गया। कोरोना संक्रमण से नीतीश सरकार किस तरह लड़ रही है वह इस एक घटना से पता चल जाता है। सच बोलने की सजा डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा को मिली। अधीक्षक ने कहा था कि कोविड अस्पताल एनएमसीएच में 447 बेड हैं, फिलहाल 264 बेड खाली हैं, फिर भी कोरोना मरीजों को लौटाया जा रहा है, उन्हें भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया जा रहा है। एनएमसीएच में स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे ही है। एनएमसीएच के डॉक्टर और नर्सों ने बताया कि इमरजेंसी और दूसरे विभागों के वार्डों में लगे बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए स्वास्थ्य विभाग से लंबे समय से कहा जा रहा है। करीब 1 साल पहले काम शुरू होने से पहले इस पर ग्रहण लग गया। कई बार इसकी शिकायत की गई, कई बार सरकार से कहा गया, कई बार विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन सब कुछ अभी तक फाइलों में ही चल रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सरकार की व्यवस्था पर जोरदार हमला किया। राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि निरंकुश नीतीश कुमार सरकार के लिए अब बिहार की जनता को ठग पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इनका पर्दाफाश होने लगा है। लोगों की गाढ़ी कमाई से विज्ञापनों के जरिए मीडिया हाउस खरीद कर 15 सालों से इनके सत्ता भोग की पोल खुल चुकी है। दरअसल बिहार में कोरोना बहुत कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट से चलाया जा रहा है। अखबारों में विज्ञापन छपवा दिए जा रहे हैं और अस्पतालों का यह हाल है कि सुई और रुई से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट बना दिया जाता है और नीतीश कुमार की ट्वीट अखबार वाले और मीडिया वाले थपथपाते रहते हैं, लेकिन उसी मीडिया में जब ये खबरें या विज्ञापन छपता है कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति की जाती है, तो जो मोबाइल नंबर उस विज्ञापन में दिए जाते हैं वो काम नहीं करते हुए मिलते हैं। इसकी वानगी देखें। यह को आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र सोमवार 20 जुलाई पटना। देखो यह पेपरवा के पेज नंबर 11 पर आ जाओ। 11 है, देखो आज के डेटवा है 20 जुलाई है ना। 11 नंबर पेज के कोना में नीचे एगो विज्ञापन देवल है
कि नोवल कोरोना वायरस से कैसे बचाव करे के है। एकरा में है कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना नियंत्रण कक्ष बैठावल है, स्थापना कैल है। तो वहाँ तो शिकायत सुझाव हेतु संपर्क कर सको है। अब देखो कि संपर्क जो है कितना मजबूत है बिहार सरकार के, इतना बड़ा अखबार में, इतना स्पेस में जो विज्ञापन देवल है, कितना के विज्ञापन होते हैं, हजारों लाखों के विज्ञापन होता है। ये विज्ञापन में देखो जनता के गाड़ी कमाई के कैसे सब बर्बाद कैले है। अगर हम मदद लगी फोन करो, यही केकरा फोन करी सबसे पहले। इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। चलो नवीन कुमार आईएएस रखी, पीएमसीएच में पदस्थापित रखी, मदद लगी, कोरोना लगी, नंबर बंद है इनकर, इनकमिंग उपलब्ध नहीं है। अब देखो एगो रखी आईपीएस अवधेश दीक्षित, इनको लगाबो यही। इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध, देखो इनकमिंग उपलब्ध नहीं है, सरकार का पैसा नहीं। अब देखो यहाँ पे पाली बांधल है, 6 बजे से 2 बजे तक ही रहती, 2 से 10 तक ही, 10 से 6 ये सब रखी बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। कोरोना संकट के इस दौर में प्रशासन भले ही ये दावा कर ले कि हर अस्पताल में रोगी को भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम जुदा है, एकदम अलग है। और कहानी बयान करती है और स्वास्थ्य विभाग के लचरपन, निकम्मेपन की को उधेड़ कर रख देती है, उघाड़ कर रख देती है। मरीज को एडमिट कराने के लिए परिजन बेचैन रहते हैं, लेकिन अस्पताल उन्हें बेड मुहैया नहीं कराते, उनका इलाज नहीं होता समय से। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है और लापरवाह सिस्टम तमाशा देख रहा है। दरअसल ये संरक्षण सिस्टम संक्रमित हो गया है बिहार का। नीतीश कुमार की सरकार संक्रमित हो गई है, जिसमें दीमक लग गए। पिछले 15 साल से ये सरकार है और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। और इत्तेफाक देखिए कि अगर बीच के कुछ महीने छोड़ दिए जाए तो नीतीश कुमार में मंत्री भाजपा के रहे, अश्विनी कुमार चौबे भी रहे और मंगल पांडे भी हैं। बीच में जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय तेज प्रताप यादव के जिम्मे था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का न सुधर। 15 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय खुद बीमार हो गया है। कोरोना ने इसे इस पूरे सच को बेनकाब कर दिया है। अरविंद कुमार के इलाज के अभाव में मौत हो गई। अरविंद कुमार पटना के रहने वाले थे। उनके भाई मनोज कुमार डॉक्टर हैं और अलवर सदर अस्पताल में पदस्थापित हैं। कल हमने बादब में जिक्र किया था एक महिला की जो दरभंगा से थी, उनके बेटे दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनकी भी मौत हो गई इसी लापरवाही की वजह से, समय पर इलाज न मिलने की वजह से। अब सदर हॉस्पिटल में, अरवल के सदर हॉस्पिटल में मनोज कुमार डॉक्टर है। उनका कहना है कि अरविंद को बीपी और शुगर की शिकायत थी। 2-3 दिन से उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार था। इलाज किया जा रहा था घर पे ही, लेकिन तबीयत बिगड़ने और सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें IGIMS लेकर गए, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया गया। फिर वहां से वो रूबन आए, पारस अस्पताल आए, एम्स से लेकर पीएमसीएच तक चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं उनका एडमिट नहीं किया गया उन्हें। और इसी चक्करघिन्नी बने एम्बुलेंस इधर से उधर घूमती रही और अरविंद की मौत हो गई। ये बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी बिहार की का जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस हाल में है। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर RR झा की भी मौत कोरोना से हो गई। उनका इलाज भी पटना के एम्स में चल रहा था। फिर इसके अलावा भाजपा के MLC सुनील कुमार सिंह है, उनकी भी मौत हो गई कोरोना से। नीतीश कुमार के सरकार में ही मंत्री हैं, उनके PA की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार की PA अजित कुमार सिन्हा की मौत कोरोना से हो गई। सरकार पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार का तो जैसे बादब में मैंने कहा कि मिस्टर इंडिया हो गए हैं। वो अपनी विफलता, अपनी नाकामी, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए कहाँ बैठे हैं, किस
जगह जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजों का समझ में नहीं आ रहा। लोगों से तो उनके संवाद नहीं बन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और दानापुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे राजकिशोर यादव की मौत भी हो गई, उनका भी इलाज भी एम्स में चल रहा था। तो लगातार इस तरह की खबरें लगातार बिहार से आ रही हैं और बिहार में संक्रमितों की तादाद 30,000 के आसपास पहुंच गए। इससे समझा जा सकता है कि हालात कितनी भयावह हैं। और किसी मित्र ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई से के अलावा और कुछ नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार इन मरीजों को किस तरह से देखभाल सरकार कर रही। दावे बड़े बड़े किए गए थे मार्च से लेकर अब तक, लेकिन इन 4 महीनों में नतीजा सामने है। लोग मर रहे हैं और सरकार इस मौत का तमाशा देख रही है। कटिहार में अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज भूख से तड़प रहा था। खाने की तलाश में अस्पताल के किचन में चला गया। वहां जो रसोईया था वो भड़क गया, उस पर उसकी बुरी तरह से पिटाई की, ईंट पत्थरों से मारा जिससे उसका सर फट गया। यह घटना सदर अस्पताल परिसर में बने ANM स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का है। बादब बामुलाहजा में बिहार में संक्रमण की चपेट में आ रहे पुलिस कर्मियों का मुद्दा उठाया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेन एसोसिएशन की मांग पर पुलिस मुख्यालय में आज एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पुलिस वालों की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं हो पाने के मसले पर चर्चा हुई। अच्छी बात यह हुई कि पुलिस के आला अधिकारियों ने अब ये भरोसा दिलाया है कि पुलिस कर्मियों को अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम कोरोना के जब इस संकट की बात कर रहे हैं तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने एक नया राग लाभ दिया। जाहिर है कि उस राग के बाद विवाद उठना ही था। विवाद उठा और विवाद की वजह से कई तरह के चैनलों पर डिबेट भी शुरू हो गए और फिर वही हिंदू मुसलमान की कहानी शुरू हो गई। कोरोना में बकरीद को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस बयान की अभी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बकरीद में ईदगाह और मस्जिदों में इबादत करने की इजाजत दी जाए, जबकि ये तय है कि जब कोरोना में लॉकडाउन है पूरे देश के कई हिस्सों में, तो कोई जरूरत नहीं है कि इसकी इजाजत दी जाए। और इसकी ऐसी कोई इस मांग की कोई जरूरत भी नहीं थी। खामखा का मामले को इधर उधर ले जाने की बजाय अगर फोकस करे कि कुछ कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, तो ये बात बेहतर हो सकती थी। और इसके अलावा उन्होंने एक मुद्दा बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को थमा दिया। उन्होंने बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए पशु बाजार दोबारा खोलने की लगवाने की मांग भी की। उनके इस बयान पर बवाल मचा। वैसे अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है, कल ही श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया। वर्क जैसे रहनुमाओं को सोचना चाहिए कि वे क्या बोलें और कितना बोलें, क्योंकि उनके कुछ बोलने से जब समाज में एक नफरत का माहौल बनता है तो क्या जरूरत है कि खामखा का विवाद खड़ा किया जाए। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे तमाम लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि बकरीद आ रही है। बकरीद एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो उस जानवरों की खरीदे फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहां से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। और इसके अलावा बहरहाल इसमें इस मौके पर मैं एक मांग ये है कि कोई इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए जहाँ पर चूंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के खत्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद